डियर स्टूडेंट, आज हम योग भारती पाठ्य पुस्तक के निराला भाई इस पाठ की जानकारी भाग 2 से शुरू करने वाले हैं। पहले भाग में मैंने इस रेखा चित्र से संबंधित जानकारी आपको पहुंचाई थी। पहले इस समय या पहले परिच्छेदों में कुछ इस प्रकार की जानकारी थी कि महादेव वर्मा ने निराला भाई को भाई मान लिया था और उनके अस्त व्यस्त जीवन को संवारने की कोशिश की थी। ये 2 परिच्छेद में हमने जान लिए थे। आज हम आगे की परिच्छेद की ओर चलेंगे। इससे पूर्व मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेखिका महादेवी वर्मा का सौभाग्य रहा कि अपने युग के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ रहने का उन्हें मौका मिला। लेखिका ने उन्हें निकट से देखने का भी प्रयास किया और उन्हें अवसर भी मिला। उनके जीवन के आदर्शों से लेखिका निरंतर प्रभावित रही। लेखिका विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति अपने मन में आदर रखती थी और उनके आदर्शों से प्रभावित होकर उनके प्रति लेखन करती थी। निराला जी भी उन्हीं में से एक थे और उन्हीं के प्रति लेखिका ने ये संस्मरण लिखा है। लेखिका का कहना है कि जिन लोगों के जीवन से मैं प्रभावित रही, जिन लोगों के सुख दुख, जय पराजय, संघर्ष को मैंने करीब से देखा, उनके प्रति मेरे मन में कुछ भाव थे और उन भाव को प्रकट करने के लिए मैंने संस्मरण लिखती रही। निराला जी के प्रति भी संस्मरण लिखने की एक ही प्रेरणा लेखिका मानती है कि उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मैं चाहती थी और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये संस्मरण मैंने लिखा। जैसे हम सूर्य को देखकर उसकी पूजा करते हैं, गंगा जल चढ़ाकर गंगा की पूजा करते हैं, उसी तरह ये छोटा सा प्रयास कहती है लेखिका मेरा है। चलिए आज के संस्मरण की ओर चलते हैं और इस संस्मरण में कौन सी बातें हैं समझने की कोशिश करते हैं। मैं परिच्छेद पढ़ रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान अर्थात गायब हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए। जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए थे। अब यहाँ पर पहले परिच्छेद में निराला जी की उदारता के बारे में बताया है कि रजाई को जैसी वस्तुएं भी निराला जी ने बड़े उदार भाव से दूसरों की सहायता के लिए दान में दे दिए थे। और आगे लेखिका लिखती है कि वह शाम मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मतलब आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी का आतिथ्य करने उनके घर गए थे। अब यहाँ इस परिच्छेद में लेखिका महादेवी वर्मा बताती है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मेहमानों का स्वागत करते थे या मेहमानों का बड़ा आदर के साथ स्वागत करते थे। तो जो उनमें जो आतिथ्य भाव है वो आतिथ्य भाव इस परिच्छेद में दिखाई देता। मैं उसे पढ़ रहा हूँ। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए दिया सलाई, जिसे माचिस कहते हैं, दिया सलाई के क्षण मतलब जरा से प्रकाश और क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा। यहाँ पर निराला जी जिस कक्ष में रहते थे, जिस घर में रहते थे, उस घर का वर्णन है और मैथिली शरण गुप्त जी जिस प्रकार मेहमान बनकर निराला जी के घर गए थे, उस प्रसंग का वर्णन लेखिका ने यहाँ किया। लेखिका कहती है बड़े आदर के साथ निराला जी ने स्वागत किया। मैथिली शरण गुप्त जी के लिए जो कुछ बिछौना या सोने के लिए आवश्यक चीज़ें थी वो साथ लेकर अपने कक्ष की ओर ले गए। यहाँ लेखिका बताती है बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए दिया सलाई माचिस के क्षण प्रकाश और क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा। निराला जी के कक्ष का वर्णन लेखिका ने किया है या उनके कमरे का वर्णन किया कि निराला जी का कक्ष कैसा था। निराला जी का जो कक्ष बिल्कुल सीधा साधा उनकी कठोर साहित्य साधना का साक्षी रहा था। उस कक्ष में इतना उजाला, इतना प्रकाश भी नहीं था। कक्ष की ओर जाने का मार्ग तंग सीढ़ियों से भरा था। तो ऐसा वो कक्ष और उस कक्ष में निराला जी मैथिली शरण गुप्त जी को ले गए। अब निराला जी को अपने कक्ष
की अपेक्षा सूर्यकांत त्रिपाठी जी का आतिथ्य ग्रहण करना अधिक महत्व था। लिखिए आगे कहती है, आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। वो आलोक रहित, प्रकाश रहित, सुख सुविधा शून्य घर गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है, अर्थात चौकीदार है। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगाजल ले आए और धोती चादर जो कुछ भी घर में मिला सब तट पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित गौरवान्वित किया। अब जैसे ही अपने घर आए अतिथि की बात हम चलाते हैं, उसी प्रकार निराला जी के अतिथि की बात भी यहाँ पर बताई गई है कि निराला जी अपने अतिथि त्रिपाठी जी को अपने घर ले गए। जो कुछ भी कमरा था उस कमरे में वहाँ पर ले गए। उस कमरे की अवस्था का वर्णन लेखिका करती है कि उस कमरे में जो दीपक था वो आले पर रखा हुआ था। उस दीपक में जो बत्ती थी वो आधी जली थी। दीपक या दिया तेल से खाली था, मिट्टी का था, माने अपनी नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। यहाँ निराला जी के घर में रखे दीपक का वर्णन किया गया है कि कैसा घर और कैसी वहाँ की व्यवस्था थी। देखिए आगे कहती है, वो आलोक रहित, प्रकाश रहित, सुख सुविधा शून्य घर गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा था। निराला जी का घर भले सुख सुविधा शून्य हो, उसमें कोई सुविधा नहीं थी, परंतु उसमें आत्मीयता थी और ये आत्मीयता थी अपने मेहमानों के प्रति, अपने घर आने वाले लोगों के प्रति। घर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर आने वाले लोगों के प्रति हमारे मन में आत्मीयता होनी चाहिए। यहाँ ये आत्मीयता निराला जी के स्वभाव में थी। यह बात लेखिका यहाँ बताना चाहती है। अब कृति पत्रिका के दृष्टिकोण से देखिए तो आलोक रहित ये शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है प्रकाश रहित। आत्मीयता ये शब्द है, तो आत्मीयता मतलब ता प्रत्यय वाला, आत्मीय से आत्मीयता शब्द बना है। और प्रहरी एक शब्द मिलता है, प्रहरी अर्थात चौकीदार। और कृति पत्रिका के लिए आकलन से संबंधित कुछ यहाँ पर कृति मिल सकती है, जैसे कि अतिथि की सुविधा का विचार कर निराला जी क्या अतिथि के लिए लेकर आए, जैसे घड़ा, गंगाजल, धोती, चादर, ये सब कुछ। चलिए अब अगले परिच्छेद की ओर चलते हैं। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी कौन? तो मैथिली शरण गुप्त और विद्रोही निराला। महाकवियों ने क्या कहा, क्या सुना, ये मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। मैथिली शरण गुप्त आ गए, निराला जी के घर एक दिन रहे और जो कुछ भी हुआ उसके संबंध में लेखिका को बताया गया। निराला जी बता रहे हैं, ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब अकस्मात अचानक पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के अर्थात तांगा, इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए, घर में सामान नहीं। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना है। लेखिका बताती है कि निराला जी के घर आए हुए अतिथियों का वे स्वागत करते थे और ऐसी कई अवसर होते थे कि उनके पास अतिथि जब आते थे तो निराला जी महादेवी के पास जाकर कहते थे, मेरे घर कुछ अतिथि आए हैं, मेरे तांगे पर कुछ लकड़ियाँ, घी रखवा दो, उनकी मुझे ज़रूरत पूरी करनी है। लेकिन कभी कभी उनसे कह देती थी कि आपके घर कोई मेहमान या अतिथि आए तो उन्हें मेरे घर भोजन के लिए लेकर आओ। ऐसा जब लेखिका कहती थी तो निराला जी को आश्चर्य होता था। वे कहते थे, अतिथि मेरे घर आए हैं और भोजन के लिए आपके घर कैसे मैं ले जाऊं? ऐसा भाव उनके मन में निर्माण होता था। तो यहाँ पर वही बात लेखिका बताती है। देखिए आगे कहती है, भोजन बनाने से झूठे बर्तन मांजने तक का काम वो अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। अपने अतिथियों के लिए निराला जी क्या करते थे, तो भोजन बनाने का, बर्तन मांजने का काम भी सहर्ष मतलब बड़ी खुशी से करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वो वही पुरातन
संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। लेखिका महादेवी वर्मा कहती है, हमारे देश के ग्रामीण किसान जिस प्रकार अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार निराला जी में भी यही संस्कार थे और निराला जी भी उसी संस्कार पर चलते थे। मतलब अतिथि देवो भव की परंपरा निराला जी के व्यक्तिगत स्वभाव में दिखाई देती है, या उनका स्वभाव ही ऐसा था कि अतिथि का सत्कार वे करते थे। चलिए अब इस पर, या ये दो परिचित हमने जान ले, इस पर आकलन कृतियाँ मैंने यहाँ पर निकाल कर रखी है, वो जानते हैं। पहली आकलन कृति देखो, किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई। क्या अंतर्धान हो गई? रजाई कोट। निराला जी के कक्ष का वर्णन आकलन कृति के लिए पूछा जा सकता है। तो कक्ष का वर्णन क्या है कि उनकी कठोर मुख साधना का साक्षी रहा। उनके कक्ष में आले पर दिया रखा था। उनका कक्ष आलोक रहित था, अर्थात प्रकाश शून्य था। उनका घर या कक्ष सुख सुविधा शून्य घर था। और एक कृति निकलती है, अतिथि की सेवा के लिए निराला जी यह करते हैं। मतलब क्या करते हैं? तो भोजन बनाना, झूठे बर्तन मांजना, इस प्रकार की कृतियाँ इन परिचित पर निकल सकती हैं। लिखिए में या उचित मिलान कीजिए में भी इस प्रकार की हम कृति बना सकते हैं। जैसे कि देखो, मैथिली शरण गुप्त निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने आए। निराला तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए कक्ष में ले गए। महादेवी वर्मा, इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी इन्हें रखने के लिए कहा गया। अतिथि संस्कार इनमें मिलता है। तो भारतीय किसान, इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो, ऐसे शब्द, ऐसे व्यक्तियों के नाम और उनके सामने उनके संबंधित पाठ में संबंधित लिखे हुए एक एक वचन या एक एक बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई। आगे चलते हैं। और एक आकलन कृति, निराला जी के कक्ष में रखे दिए की स्थिति। मतलब वहाँ का दिया कैसा था, यह आकलन कृति के लिए पूछा जाता है। आले पर कपड़े की आधी बत्ती से भरा, तेल से खाली, मिट्टी से बना, जल उठने का प्रयास करता हुआ। आगे इन परिचित पर शब्द संपदा में क्या पूछा जा सकता है, तो जानिए। समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे अंतर्धान शब्द है तो अदृश्य, श्रद्धेय है तो आदरणीय, दिया सलाई माचिस, प्रहरी के लिए समानार्थी शब्द है चौकीदार। परिचित में कुछ ता प्रत्यय वाले शब्द मिल सकते हैं या मिलते हैं, जैसे सार्थकता, आत्मीयता, देवता, सघनता। वचन परिवर्तन के लिए भी इस परिचित से कुछ शब्द हम चुन सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ चुने हैं, सीढ़ी से सीढ़ियाँ, लकड़ी से लकड़ियाँ, वस्तु से वस्तुएं, ऐसे। और अभिव्यक्ति के लिए इन परिचित या दो परिचित पर क्या विचार हो सकते हैं, तो अतिथि देव भव के बारे में अपने विचार लिखिए। चलिए अब अगले परिच्छेद की ओर चलते हैं। लेखिका बताती है उनके जीवन से संबंधित दूसरे प्रसंग के बारे में। एक प्रसंग है यहाँ पर, लेखिका ने बताया, उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला। श्री सुमित्रानंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार ने उनके स्वर्गवास की मृत्यु की झूठी खबर छाप डाली। अब एक प्रसंग लेखिका बताती है कि सुमित्रानंद पंत दिल्ली में बीमार थे टाइफाइड की बीमारी से। किसी अखबार ने उनकी मृत्यु की खबर छाप डाली और यही प्रसंग लेखिका आगे बताती है। निराला जी भी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे कि उनसे यह समाचार छिपाने का अवसर न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर छूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा अर्थात मूर्ति से जड़े जूही के फूलों। एक प्रसंग का वर्णन लेखिका ने यहाँ किया कि सुमित्रानंदन पंत दिल्ली में बीमार थे, टाइफाइड की ज्वर से अधिक पीड़ित थे और उनकी पीड़ा या दुख का वर्णन किसी समाचार पत्र ने या खबर के रूप में इस प्रकार छाप डाला कि उनकी मृत्यु हो गई। और ये बात निराला जी को पता चली। निराला जी लेखिका
पास आकस्मिक पहुंच गए और उस खबर के बारे में लेखिका से पूछने भी लगे या जानने की कोशिश करने लगे। लेखिका बताती है जब कि मेरे पास निराला आए तो उनकी अवस्था ऐसी हो चुकी थी वो खबर सुनकर कि बस वो अपने आप पर नियंत्रण रख नहीं पा रहे थे। लेखिका ने कहा है कि ऐसे कई अवसर होते थे जो दुख के अवसर होते थे, तब मैंने निराला जी को देखा है कि वो अपनी तर्क की शक्ति खो बैठते हैं। निराला जी जब सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु की खबर सुनकर लेखिका के घर में पहुंचे तो तर्क शक्ति खो बैठे थे। घर में पहुंचते ही लड़का आकर सोफे पर बैठ गए। मन न जाने उनके मन में कोई ऐसी अव्यक्त वेदना थी जिस अव्यक्त वेदना के कारण वो पत्थर जैसे बन गए थे। उनकी झुकी पलकों से आंसू की बूंदें चमक रही थी, आंसू गिर रहे थे और मानो प्रतिमा से फूल झड़ रहे थे। मतलब वे बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे और किसी के दुख को सह नहीं पाते थे, ऐसा लेखिका ने यहाँ पर वर्णन किया। अब चलिए इस परिचित में कौन कौन से शब्द है, कृति के लिए क्या क्या निकलता है ये जानते हैं। सघनता एक ता प्रत्यय वाला शब्द मिलेगा। दूसरा घटित, विलोमार्थी शब्द के लिए घटित, अघटित। स्वर्गवास, मृत्यु, खबर के लिए पर्यायवाची शब्द मिलेगा सूचना। और एक शब्द है कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंची, यह आकस्मिकता ता प्रत्यय वाला शब्द है। पाषाण के लिए पर्यायवाची शब्द है पत्थर। अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से, यहाँ अव्यक्त शब्द है। यह विलोम अर्थी शब्द के लिए पूछा जा सकता है, जैसे अव्यक्त के लिए व्यक्त, ऐसा। चलिए अगले परिच्छेद की ओर चलते हैं। लेखिका ने कहा है स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया। वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय नहीं आया। लेखिका कहती है मुझे समाचार में संदेह था, इसलिए मैंने तार किया और तार से जानना चाहती थी कि सचमुच ही खबर सही है गलत है। लेखिका कहती है मैंने तार तो कर दिया, लेकिन निराला जी तब तक उस खबर को जानने के लिए इंतज़ार करते रहे और जब तक उन्हें सही ढंग से पता ना चले। रात में मेरे फाटक बंद होने का समय नहीं आया तब तक वो उनके पास ही थे। और जब लेखिका अपने ही घर के आंगन का या घर का फाटक बंद करने के लिए रात के समय बाहर आई और फाटक बंद किया, तब तक वो इंतज़ार कर रहे थे। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अकड़ता था। लेखिका कहती है वो उस खबर की सच्चाई जानने के लिए रात भर मेरे घर के बाहर बैठे रहे, ज़मीन पर धूप पर इंतज़ार किया और सवेरे जैसे ही मैं फाटक खोलने के लिए पहुंची तब मेरे पास पहुंचे और खबर के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। यहाँ पर ये 2 परिच्छेद हैं। अब इन परिच्छेद पर कुछ आकलन की कृतियाँ इस प्रकार बन सकती है। सुमित्रा नंदन पंत जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर निराला जी की अस्वस्थता कैसी थी, तो कैसे अस्वस्थ होते थे, तो वे तर्क की शक्ति खो बैठते थे, लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ जाते थे, पाषाण में परिवर्तित हो जाते थे, उनकी आंखों से आंसू की बूंदें चमकने लगती थी। यह आकलन में पूछा जाता है। और कृतिपूर्ण किसी में इस परिच्छेद में क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए टाइफाइड ज्वर से पीड़ित कौन था? सुमित्रा नंदन पंत। पंत के स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली किसने? समाचार पत्र में। मृत्यु की खबर सुनकर तर्क शक्ति खो बैठते हैं कौन? निराला। ठीक समाचार जानने के लिए लेखिका ने तार किया। तो ऐसे कुछ आकलन से संबंधित कृतियाँ पूछी जाती हैं। इन परिच्छेद पर समानार्थी कुछ शब्द निकलते हैं, जैसे स्वर्गवास उसके लिए मृत्यु, पाषाण के लिए पत्थर, प्रतिमा के लिए मूर्ति,
प्रतीक्षा के लिए इंतज़ार। इन परिचित में से कुछ विलोम शब्द भी हम ढूंढ सकते हैं, या विलोम शब्द शब्द संपदा में पूछे जा सकते हैं, जैसे घटित अघटित, अव्यक्त व्यक्त, स्थिर अस्थिर, स्तब्ध निस्तब्ध। ता प्रत्यय वाले कुछ शब्द निकल सकते हैं, जैसे कि आकस्मिकता, विशेषता, आवश्यकता, अखरता। और अभिव्यक्ति में इन परिचित पर क्या पूछा जा सकता है, तो अपने साथी के प्रति आत्मीयता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। जैसे निराला जी अपने समकालीन कवियों के प्रति आत्मीयता रखते थे, उनकी बीमारी से भी वो दुखी हो जाते थे, उसी प्रकार भी हम अपने जीवन में अपने साथ रहने वाले किसी व्यक्ति के प्रति आत्मीयता का भाव जरूर रखते हैं। और वही आत्मीयता का भाव किस प्रकार का है और ये आत्मीयता का भाव हम किस प्रकार अपने जीवन में बनाए रखते हैं, उससे संबंधित विचार आप लिख सकते हैं। मतलब साथी के प्रति आत्मीयता प्रकट करने के लिए हम किस प्रकार व्यक्त होते हैं या किस प्रकार अपनी बातों को रखते हैं, यह यहाँ पर लिखना है। चलिए आज के लिए बस इतना। अगली बार फिर भाग 3 में निराला भाई संस्मरण के बाकी परिच्छेदों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जब तक आप ऐसे ही बने रहिए।